कंपनीज एक्ट 2013 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का महत्व क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। जी। ये देखता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमिटीज डिसीजन ले रही हैं मीटिंग्स में। अगर हमने जैसे अपॉइंट कर लिया 5 साल के लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो क्या अगर उसका वर्क समझ में नहीं आता है कंपनी को, क्या उसे हटाया जा सकता है? बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना रोल ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है। देन कंपनी हैज पावर टू रिमूव and he can be removed by the shareholders by passing a special resolution in the general meeting. कंपनीज की बोर्ड मीटिंग होती हैं, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या भूमिका या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बोर्ड मीटिंग के दौरान? देखिए, कंपनीज की बोर्ड मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। जी। वहाँ पे मेजर डिसीजंस होते हैं कंपनीज के लिए। कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो उसमें भी हो सकता है फ्रॉड के दौरान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी हाथ रहा हो। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। अगर ऐसा करता हुआ कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पकड़ा जाता है तो किस तरीके की उन्हें सजा मिलती है? ये कंपनीज एक्ट में मेंशन है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वायोलेट करेगा तो हर सेक्शन में वहाँ पे उन्होंने पेनाल्टी या पनिशमेंट भी दिया हुआ है कि अगर इस सेक्शन का वायोलेशन हुआ तो ये सजा है, इस सेक्शन का वायोलेशन हुआ तो ये सजा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये पॉडकास्ट बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक ऐसा पद, पावर तो बहुत ज़्यादा होती है, साथ में होती हैं जिम्मेदारियाँ। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुनते ही लगते हैं बहुत बड़ा पद है, क्या उसके पीछे उनके क्या क्या स्ट्रगल हैं, उनको कौन कौन से ऐसे जवाब देने पड़ते हैं, और कंपनी कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, जैसे लिस्टेड, अनलिस्टेड कंपनीज। तो बहुत सारे ऐसे सवाल कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो बहुत टाइम से हम सर्च कर रहे थे कि किसे बुलाया जाए और उनका जो अनुभव है, हमें कैसे पता चले कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते कौन है और क्यों रखना कंपनी में ज़रूरी है। बहुत सारे सवाल, क्या सैलरी होती है, क्या अनुभव होता है, किस तरीके से ये अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल सेवी के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, तो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस पर डिस्कस करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं ना, अनुभव हमेशा बोलता है। तो 20 साल का अनुभव है कंपनी सेक्रेटरी पुनीत कुमार त्रिवेदी सर। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते क्योंकि ये पॉडकास्ट नहीं, एक अनुभव आज के पॉडकास्ट में बात करेगा। तो वेट नहीं करते, स्वागत कराते हैं। राधे राधे सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, ये मौका दिया इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। राधे राधे। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आखिर होते कौन है? देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आउटसाइड पर्सन है, आप इनको वॉच डॉग बोल सकती हैं। ये एक उस इंडस्ट्री की जो कंपनी है जिसमें ये अपॉइंट हो रहे हैं, उसमें ये एक्सपर्टीज लाते हैं। उस इंडस्ट्री में ये एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो ये वॉच डॉग के साथ साथ वहाँ पे बोर्ड में एक वैल्यू एडिशन करते हैं। अपने साथ ये वैल्यू तो लाते ही हैं, साथ में उनका ये भी काम है कि वो देखें कि प्रोमोटर्स जो डिसीजंस ले रहे हैं दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड स्पेशली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज के कॉर्पोरेट कल्चर में और खासकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ओके, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉर्मल डायरेक्टर में डिफरेंस क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, नॉर्मल डायरेक्टर हो सकता है प्रोमोटर्स के रिलेटिव्स हो या उनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो प्रोमोटर्स के रिलेटिव नहीं हो सकते हैं। ना ही उनका कोई फाइनेंशियल स्टेक होता है कंपनी में। वो इंडिपेंडेंट हैं, मतलब कंपनी में उनका कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है उनका, इसलिए वो इंडिपेंडेंट हैं। इसलिए वो बहुत वैल्यू ऐड करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि दे आर नॉट नॉर्मल डायरेक्टर्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डायरेक्टर्स। ओके सर, सबसे पहले बात आ रही है, डायरेक्टर की बात हो रही है, तो इनके आगे लग रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इनके आगे जो इंडिपेंडेंट लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इंडिपेंडेंट, मतलब वो स्वतंत्र हैं। उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, वो एम्प्लॉय नहीं है। अगर आप एम्प्लॉय हैं, कंपनी से सैलरी ले रहे हैं,
तो फिर आप बाउंड हो जाते हैं। जो आपका मालिक कहेगा, आपका प्रोमोटर कहेगा, आपका एम्प्लॉयर कहेगा, आपको वो काम करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि वो कंपनी से सैलरी नहीं ले रहे हैं, वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हैं, तो बोर्ड की मीटिंग में या कमेटीज की मीटिंग में इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि वो अपनी न्यूट्रल ओपिनियन रखते हैं। जब कोई प्रोमोटर्स डिसीजंस लेते हैं तो उनको ये देखना होता है कि ये डिसीजन कंपनी के इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में भी है, और स्पेशली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कल्चर में। ओके, तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, ये इनको सैलरी कहाँ से मिलती है? यानी सैलरी का जो एक प्रॉपर एक जरिया होता है, हर एक डायरेक्टर को सैलरी बिल्कुल। प्रोवाइड की जाती है। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय होता नहीं, उसको सैलरी मिलती नहीं, फिर वो किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों बने। करेक्ट। तो देखिए, कंपनीज एक्ट ये कहता है कंपनी कैन पे हिम सिटिंग फीस फॉर बोर्ड मीटिंग and for committees meeting separately, and that is up to ₹1 lakh per meeting, whether it's a board of directors meeting, whether it's any committees meeting. ओके। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा उनको टी और डीए मिलता है। मान लीजिए हमारी कंपनी है दिल्ली में जी। आज हमारी बोर्ड मीटिंग है और हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा है मुंबई में। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब मुंबई से आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करने, तो उसको फ्लाइट लेनी पड़ेगी, उसको होटल में रुकना पड़ेगा। तो टीए डीए जो खर्चा होगा कंपनी वो भी रीइंबर्स कर सकती है। तो एक सिटिंग फीस दे सकती है कंपनी, टीए डीए दे सकती है। इसके अलावा प्रॉफिट बेस्ड कमीशन दे सकती है। मान लीजिए आपकी कंपनी का प्रॉफिट है 100 करोड़, आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ½ रेम्यूनरेशन देंगे। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये सारे सोर्स हैं पैसे लेने के। कौन कौन से? सिटिंग फीस के रूप में हो गए, टीए डीए हो गए, और वो प्रॉफिट बेस्ड कमीशन ले सकते हैं। या इसके अलावा उनको जो है सेक्शन 197 में भी उनको ये राइट दिया गया है कि वो कंपनी से कुछ रेम्यूनरेशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्स हैं। सिटिंग, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सिटिंग फीस हो गई, टीए डीए हो गया, प्रॉफिट बेस्ड कमीशन हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जिससे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थोड़ा सा जो अपना टाइम डिवोट करते हैं उसके बदले में उन्हें कुछ मिल जाता है। बिल्कुल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है भारत में कब और क्यों आया है? देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम इंडिया में 1998 में CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसने यूज किया था जी। उसके बाद ईयर 2000 में लिस्टिंग एग्रीमेंट आया। जो कंपनी लिस्टेड होती है उनको एक एग्रीमेंट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो लिस्टिंग एग्रीमेंट में क्लॉज 49 था। वहां पे सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया कि जो लिस्टेड कंपनीज होंगी उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। इसके बाद जब कंपनीज एक्ट 2013 बना तो वहां पे भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये कहा कि कुछ पब्लिक कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल बहुत बढ़ गया है, या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है सत्यम कंप्यूटर्स के फ्रॉड के बाद। इसके अलावा हमने देखा है कि विजय माल्या भाग गए बैंक का पैसा लेके, नीरव मोदी भाग गए, ऐसे ही ना जाने कितने स्कैम हुए, कितने फ्रॉड हुए, मिसमैनेजमेंट हुए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि कंपनी के बोर्ड पे एक वॉच डॉग होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूप में। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक लंबी जर्नी करके आज हमारे कंपनीज एक्ट में बोर्ड रूम में पहुंच गया है। कंपनीज एक्ट 2013 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का महत्व क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जी। ये देखता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमिटीज डिसीजन ले रही हैं मीटिंग्स में, ये कंपनी के साथ साथ शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में भी हैं, और स्पेशली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में। और इसके अलावा जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, वेदर इट्स गवर्नमेंट, वेदर इट्स सप्लायर, वेदर इट्स कस्टमर और एनी अदर स्टेक होल्डर्स, तो ये जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं वो सारे इन लोगों के फेवर में है। ऐसा ना हो कोई डिसीजन प्रोमोटर्स के इंटरेस्ट में तो है लेकिन उससे शेयर होल्डर्स को नुकसान हो रहा है। तो एक तरीके से ये वॉच डॉग का काम कर रहा है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, प्राइवेट कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। क्यों? वहां पे आपका खुद का पैसा लगा हुआ है, जी। आप उस पैसे का जो चाहें सो करें। कुछ पब्लिक कंपनीज लाइक जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या इससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या इससे ज्यादा है, या आउटस्टैंडिंग लोन
डिवेंचर्स, डिपॉजिट 50 करोड़ या इससे ज़्यादा है, उन पब्लिक कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। इसके अलावा जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको 1/3 या 50% ऑफ बोर्ड स्ट्रेंथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। इट्स डिपेंड ऑन वेदर चेयरमैन इज एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। तो सारी कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना मस्ट नहीं है। ओके, तो ऐसी वो कौन सी कंपनी है जिनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हायर किया जाए? कुछ कंपनीज के ऐसे नाम बताइए। क्या होता है कि ऑडियंस अच्छे से समझ पाए कि हाँ कौन कौन सी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ पब्लिक कंपनी जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट मीट करती हैं, ये हो गई। इसके अलावा लिस्टेड कंपनीज की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, बजाज और ऐसी ही अदर लिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, जिनके शेयर्स में ट्रेडिंग हो रही है, शेयर खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना मस्ट है। क्योंकि वहां पे पब्लिक एट स्टेक है, आपने पब्लिक से पैसा लिया हुआ है, तो पब्लिक का पैसा लेके मिस यूटिलाइज ना कर दें। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे ये देखता है कि जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो सारे पब्लिक के इंटरेस्ट में हैं, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में हैं, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में हैं, या जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं इन सबके इंटरेस्ट में हैं। तो जो लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, तो क्या मान लेते हैं लिस्टेड कंपनी, हमें पता चल जाता है कि ये है, इनके साथ कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन्वॉल्व है या अपॉइंट कर दिया गया है। जो अनलिस्ट कंपनी है, कैसे पता करें कि वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नहीं है? देखिए, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनीज है और थ्रेशोल्ड को मीट करती है, देन यू हैव टू कंपल्सरली अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। और अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तब भी आपको मैंडेटली अपॉइंट करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। अगर आप इनको अपॉइंट नहीं करते हैं तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपको नोटिस इशू करेगा, और अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंजेस आपको नोटिस इशू करेंगे। और फिर जब आपकी कंपनी को नोटिस आएगा तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आपकी कंपनी से हट जाएगा, और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपके शेयर्स का प्राइस धड़ाम से नीचे गिरेगा। क्योंकि जब इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे आपकी कंपनी में, फिर नेचुरल है आपके शेयर्स में ट्रेडिंग तो होगी नहीं, है ना, कोई शेयर्स आपके खरीदेगा नहीं। करेक्ट। तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी जो है मिनिमम आ जाएगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी कम हो जाएगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का एक प्रोसेस है जी। सबसे पहले एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, जिसको हम शॉर्ट में एनआरसी बोलते हैं, ये रिकमेंड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि ये पर्सन है, ये हमारी कंपनी के हिसाब से रिक्विजिट एक्सपीरियंस है, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, इसको हमारी कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी रिकमेंडेशन को कंसीडर करते हैं और उन्हें अप्रोप्रिएट लगता है तो वो अपनी बोर्ड मीटिंग में उसको अपॉइंट करते हैं और शेयर होल्डर को फॉरवर्ड करते हैं। देन अल्टीमेटली शेयर होल्डर अपॉइंट दैट पर्सन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। सो अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज विद द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोमोटर ग्रुप से हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोमोटर ग्रुप से है फिर उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोमोटर्स ग्रुप से आ रहा है फिर तो एक तरीके से वो डिसीजन ले ही नहीं पाएगा पब्लिक के, तो एक तरीके से वो शेयर होल्डर्स के फेवर में डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। जो प्रोमोटर्स कहेंगे उसको वही करना पड़ेगा। तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्लियरली सेज दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट बी रिलेटेड टू द प्रोमोटर्स और ही कैन नॉट हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। तो सिंपल सा अगर हम बोले, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोमोटर्स ग्रुप से नहीं हो सकता है। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टेन्योर कितनी होती है? देखिए, जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 149 है और कोड 4 ऑफ शेड्यूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उसमें कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दिया गया है। तो उसमें भी ये क्लियरली मेंशन है कि टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल बी 5 ईयर्स। 5 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बाद अगर बोर्ड को और शेयर होल्डर्स को ये लगता है कि ये बंदा ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको एक टर्म और दिया जा सकता है 5 साल के लिए। तो 5 साल प्लस 5 साल 10 साल के लिए एक पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। उसके बाद उसको 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाएगा। उन 3 साल में वो कंपनी में दोबारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। तो एक तरीके से 5-5 साल के 2 टर्म मिल सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को।
तो क्या इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है? देखिए, रीअपॉइंट एक बार किया जा सकता है। आपने 5 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया, उसका फिर टर्म, उसी को री कर सकते हाँ, हैं। उसी को फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन 2 टर्म के बाद आप तीसरा टर्म नहीं दे सकते हैं लगातार। 3 साल का आपको कूलिंग ऑफ पीरियड देना पड़ेगा। अगर हमने जैसे अपॉइंट कर लिया 5 साल के लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो क्या अगर उसका वर्क समझ में नहीं आता है कंपनी को, क्या उसे हटाया जा सकता है? बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना रोल ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है। देन कंपनी हैज पावर टू रिमूव एंड ही कैन बी रिमूव बाय द शेयर होल्डर्स बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हटा सकते हैं। ओके, कंपनीज एक्ट 2013 की कौन सी सेक्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से संबंधित है? देखिए, सेक्शन 149 जो है, सब सेक्शन 6, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ही डील करती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि शेड्यूल 4 है कंपनीज एक्ट का, वो भी कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है। यानी कि उसका रोल क्या होगा, उसके फंक्शन क्या होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उसका टेन्योर क्या होगा, उसको पेमेंट कैसे दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें ये सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 और कोड 4 डिफाइन करता है। सर, जैसे जब विजय माल्या, नीरव मोदी की हम जब चर्चा करें, तो आप स्टार्टिंग बता रहे थे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1988, राइट? 1998 में फर्स्ट टाइम। हाँ, तो उस टाइम इतना सीरियस क्यों नहीं लिया गया? जो इतने बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं, लोग करोड़पति बन के बाहर जाके बैठ गए, उस टाइम क्यों नहीं एक्शन लिया गया था? देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इंसान है ना। इससे पहले मैं बात करूं सत्यम कंप्यूटर्स की, 2007 या 8 के आसपास ये स्कैम हुआ था सत्यम कंप्यूटर्स का जी। तो वहां पे ऑडिटर्स के ऊपर भी क्वेश्चन उठे थे। तो वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर थे तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठता है और ऑडिटर्स के ऊपर तो क्वेश्चन उठा ही था। तो अगर आप सत्यम कंप्यूटर्स की बात करें, नीरव मोदी की बात करें, विजय माल्या की बात करें या ऐसे ही दूसरे लोगों की, अगर वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा था तो वो डेफिनेटली लायबल हैं। उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि दे वर इनोसेंट, उन्हें कुछ नहीं पता था। जो प्रोमोटर्स कर रहे थे उन्हें उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तभी वो स्केप कर सकते हैं अपनी लायबिलिटी, अदरवाइज दे आर आल्सो लायबल। ओके, अब मान लेते हैं जैसे कंपनीज में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, अगर किसी कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और बहुत सारे प्रमोटर्स उन तक वो बातें नहीं पहुंचा रहे हैं, या प्रॉपर एक होता है ना कि पेरेंट्स ही नहीं है, तो उस दौरान अगर कोई फ्रॉड हो जाता है इस कंपनी में, क्या जवाबदेही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रहेगी? बिल्कुल, अगर उसके टेन्योर में कोई फ्रॉड हुआ, कोई स्कैम हुआ, कुछ रॉन्ग डूइंग हुई तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर आल्सो लायबल। दे हैव टू प्रूव दैट द एक्ट वाज डन विदाउट देयर कंसेंट और नॉलेज। अगर ये प्रूफ नहीं कर पाते कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता है तो वो भी लायबल होंगे। हालांकि वो अपना सारा टाइम डिवोट नहीं करते हैं, लाइक एम्प्लॉय जो अपना सारा टाइम कंपनी को देता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आउटसाइडर हैं, वो अपना कुछ लिमिटेड टाइम ही देते हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उन्हें सारी चीजें पता है कंपनी के बारे में। लेकिन जो एक रोल्स एंड ड्यूटीज दी हुई हैं कोड 4 में, वो उनको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। उसके लिए उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर वो उन रोल्स को, उन ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, देन दे आर डेफिनेटली लायबल। सेबी रेगुलेशंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या वैल्यू है? देखिए, सेबी रेगुलेशन जैसे मैंने आपको बोला, सेबी एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, हम शॉर्ट में इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, या इसकी फुल फॉर्म है सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। ओके, इसमें रेगुलेशन 25 है। रेगुलेशन 25 बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में, है ना। और उससे पहले रेगुलेशन 17 है, वहां पे बताया गया है कि कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक कंपनी में होंगे, लिस्टेड कंपनी में, है ना। 1/3 होंगे या 50% होंगे, ये डिपेंड करता है। चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव है तो 50% होंगे, चेयरमैन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 से काम चल जाएगा। और रेगुलेशन 25 बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में कि वो कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हैं, लाइक 7 कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। तो वहां पे भी सेबी एलओडीआर की अगर आप बात कर रही हैं तो रेगुलेशन 25 डील्स करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ड्यूटीज
और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है? देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि जो भी गलत हो रहा है कंपनी में, जो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है या शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में नहीं है, उसको तुरंत पॉइंट आउट करना। ओके। वो कंपनी सेक्रेटरी से ये भी कह सकता है कि जब मिनट्स आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो मेरे डिसेंट को नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए कि मैं इस एक्शन पे डिसएग्री था या इस रेजोल्यूशन में मैंने नेगेटिव वोट किया है। ओके। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के पास राइट है कि अपना डिसेंट नोट कराए। तो ये सारी ड्यूटी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। उसको ये देखना है कि वो जो उसकी रोल्स हैं उसको ठीक से परफॉर्म कर रहा है। वो वॉच डॉग है, तो कुछ भी उसके रहते अगर गलत हुआ देन ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कमेटीज में होना चाहिए? देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल ऑडिट कमेटी में सबसे ज्यादा है। वहां पे 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना मस्ट है। और जो ऑडिट कमेटी का चेयरमैन होता है दैट कैन ओनली बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चूंकि ऑडिट कमेटी है, कंपनी के फिनांस को डील करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डील करती है, तो वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सबसे ज्यादा रोल है। इसके अलावा एनआरसी में भी रोल है, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, इसके अलावा एसआरसी में भी रोल है, रिस्क कमेटी में भी रोल है। और जितनी भी सारी कमेटीज हैं, अगर वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक मेंबर है तो वहां पे एक वैल्यू बढ़ जाती है, कमेटी में लोगों का विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक न्यूट्रल ओपिनियन लाता है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या भूमिका होती है? देखिए, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये देखती है कि कंपनी का जो बिजनेस है उसके ऊपर क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या क्या खतरे हो सकते हैं, और उन रिस्क को कैसे डील किया जाए, कैसे टैकल किया जाए। क्या इस रिस्क को एक्सेप्ट किया जाए, क्या इस रिस्क को ट्रांसफर किया जाए, क्या इस रिस्क को अवॉइड किया जाए। तो वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये बता सकता है कंपनी को, अगर वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, उसको नॉलेज है, तो वहां पे वो कंपनी की हेल्प कर सकता है, प्रोमोटर्स की हेल्प कर सकता है रिस्क को आइडेंटिफाई करने में और रिस्क को कंट्रोल या मिनिमाइज करने में। ओके। जो कंपनीज की बोर्ड मीटिंग होती हैं उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या भूमिका या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बोर्ड मीटिंग के दौरान? देखिए, कंपनीज की बोर्ड मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। जी। वहां पे मेजर डिसीजंस होते हैं कंपनीज के लिए। चूंकि हम सब जानते हैं कंपनी को डायरेक्टर्स ही चलाते हैं और डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेते हैं, वहीं पर रेजोल्यूशंस पास होती हैं। तो वहां पे बहुत सारी रेजोल्यूशंस होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आरपीटी। हम सब जानते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। प्रोमोटर्स ये चाहते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में वो एक अच्छा खासा अमाउंट अपनी रिलेटेड पार्टी को दे दें। तो वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल ये है उसको चेक करना कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है क्या उसी प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई अनड्यू बेनिफिट तो नहीं दिया जा रहा रिलेटेड पार्टी को। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इसके अलावा बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, बहुत सारी रेजोल्यूशन हो सकती हैं। वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चेक करना होता है कि ये कोई भी डिसीजन या कोई भी रेजोल्यूशन शेयर होल्डर के अगेंस्ट में ना हो, या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के या किसी सप्लायर के या जो कंपनी के कस्टमर्स हैं या पब्लिक को किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचा रही हो। तो वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो डिसीजंस होते हैं या फिर कंपनीज के जो डायरेक्टर हैं वो डिसीजंस लेते हैं, तो उस दौरान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वोट करना जरूरी होता है? नहीं, ये डिपेंड करता है। देखिए, जनरली जो कंपनीज एक्ट में मेंशन किया गया है कि अगर आप इस टाइप के डिसीजन लेंगे तो ये रेजोल्यूशन के थ्रू ही पास हो सकते हैं। ये वाले डिसीजन मेंशन है ना, कौन से सेक्शन में। जैसे मैंने आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का आपको एग्जांपल दिया, अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो इसके लिए रेजोल्यूशन पास करना मस्ट है। और जब रेजोल्यूशन पास होगी, वहां पे वोटिंग होगी बोर्ड मीटिंग में, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी वोट करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर आइटम कैसा है। अगर वहां पे वोटिंग की रिक्वायरमेंट है देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल आल्सो हैव टू वोट। ओके। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कौन कौन से डिस्क्लोजर देने होते हैं? देखिए, सबसे पहले जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उसको बताना पड़ता है कि ही इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंपनी, उसका कोई फाइनेंशियल स्टेक नहीं है कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट होल्ड मोर देन 2% शेयर्स ऑफ द कंपनी, है ना। इससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता, 2% ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता है, और वो प्रोमोटर से रिलेटेड नहीं हो सकता है।
तो ये डिस्क्लोजर हो गया। उसके अलावा उसके रिलेटिव्स कौन से हैं, ऐसा तो नहीं उसका कोई रिलेटिव वहाँ कंपनी में जॉब कर रहा हो, जॉब तो नहीं कर रहा है ना, तो उसको एक रिलेटिव की डेफिनेशन भी जो है उसके हिसाब से एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि उसके रिलेटिव्स कौन कौन से हैं, उसकी शेयर होल्डिंग कितनी है, क्या उसका कोई प्रोमोटर से रिलेशन तो नहीं है ना, या किसी और तरीके से वो जो कंपनी है उसके जो ऑडिटर्स की फर्म है या लीगल फर्म है या कोई और फर्म है उसमें किसी तरीके से उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो ये डिस्क्लोजर देना पड़ता है और उसके बाद हर साल जो फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, Okay. है ना, कि वो इंडिपेंडेंट है, और बहुत सारे उसको डिस्क्लोजर और देने पड़ते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। तो ये सारे डिस्क्लोजर हैं। इसके अलावा बीच में कोई ऐसा एक्ट होता है जिसकी वजह से उसका इंडिपेंडेंस या जिसकी वजह से उसकी इंडिपेंडेंस खत्म होती है, तो वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा कि इस वजह से, है ना, मैं इसमें इंटरेस्टेड हो गया हूं, है ना, अब मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो कुछ भी अगर चेंज होगा तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ड्यूटी है कि कंपनी को, कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर को बताइए। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रमोटर के साथ ही इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, अगर कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो उसमें भी हो सकता है फ्रॉड के दौरान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी हाथ रहा हो। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। जो उनको ड्यूटीज दी गई कंपनीज एक्ट 2013 में या सेबी एलओडीआर में, है ना, गवर्नमेंट ने जो उनके ऊपर एक फेथ किया है, एक ट्रस्ट किया है, उसको वो तोड़ रहे हैं, वायोलेट कर रहे हैं, देन दे आर आल्सो लायबल, दे विल बी पेनलाइज। अगर ऐसा करता हुआ कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्ट पकड़ा जाता है तो किस तरीके की उन्हें सजा मिलती है? देखिए, कंपनीज एक्ट में मेंशन है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वायोलेट करेगा तो हर सेक्शन में वहां पे उन्होंने पेनाल्टी या पनिशमेंट भी दिया हुआ है कि अगर इस सेक्शन का वायोलेशन हुआ तो ये सजा है, इस सेक्शन का वायोलेशन हुआ तो ये सजा है। कोड ऑफ कंडक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे कैसे लागू होता है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, शेड्यूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट विच कंटेन्स द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। वहाँ पे मेंशन है रोल्स कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल क्या है, वो क्या करेंगे बोर्ड में, वो क्या करेंगे कमिटीज़ में, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी पावर क्या है, उनका कितना टर्म होगा, कितने साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, है ना, और भी दूसरी चीज़ें कोड 4 कंपनीज एक्ट का इन सारी बातों को मेंशन किया हुआ है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए डेटा और इंफॉर्मेशन एक्सेस करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसको डेटा ही नहीं मिलेगा, उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, तो वो कोई डिसीजन कैसे लेगा। तो उसके पास ये राइट है कि कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर को बोले जो भी उसे डेटा चाहिए वो आराम से उसे मिल जाए, और अगर नहीं मिल रहा है, इनफ्लो में कोई प्रॉब्लम है, डेटा आने में कोई प्रॉब्लम है, तो वो कंप्लेंट कर सकता है। ओके, अगर किसी कंपनी की बोर्ड मीटिंग चल रही है उस दौरान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या रोल होता है? उस बोर्ड मीटिंग में अपनी कौन सी ऐसी वैल्यू ऐड करते हैं जिससे और अच्छी बोर्ड मीटिंग जाए? देखिए, सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है उसकी भी नॉलेज होती है उसको, तो प्रोमोटर्स को वो हेल्प करता है कंपनी को ग्रो करने में, वो अपनी नॉलेज लाता है, उसको बहुत एक्सपीरियंस होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई यूं ही नहीं बन जाता है, कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है आपके पास, है ना, और जब आप इतना एक्सपीरियंस लाएंगे तो आपके पास बहुत नॉलेज भी होगी। आपने किसी न किसी इंडस्ट्री में काम किया होगा और उसी इंडस्ट्री किसी कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे, तो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप एक नॉलेज ला रहे हैं, उस कंपनी को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, कैसे मार्केट में वो सस्टेन करे, कैसे कंपटीशन को बीट करे, कैसे अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को या सर्विस को कम करके या उनको उनके कॉम्पिटिटर के सर्विस कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट या सर्विस की सेल को कम करके अपनी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे बढ़ाए। तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैनेजमेंट को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, जब भी प्रोमोटर्स कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में नहीं है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे बोलना पड़ेगा, उनको क्वेश्चन करना पड़ेगा, वहां पे उनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उनका यही रोल है, उनको इसीलिए ही अपॉइंट किया गया है। वो प्रोमोटर्स के फ्रेंड नहीं हो सकते हैं कि कुछ भी हो रहा है उसको अपनी आंखों के सामने बस यूं ही देखते रहें। तो वहां पे अगर वो चैलेंज नहीं कर रहे हैं प्रोमोटर्स को, देन दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के हित की रक्षा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे करते हैं? देखिए,
मैंने जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम है शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। कोई भी ऐसा काम हो रहा है जिससे शेयर होल्डर्स को नुकसान हो रहा है, तो वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आवाज उठानी पड़ेगी। और खासकर जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम हो रहा है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, कोई रेजोल्यूशन पास हो रही है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपनी वॉइस उठानी पड़ेगी। ओके, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सीईओ या सीएफओ को डिसीजन को रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास पावर है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास पावर है कि सीईओ या सीएफओ के किसी भी डिसीजन को रोक सकता है। बहुत मुसीबत वाली क्राइसिस। क्राइसिस सिचुएशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या भूमिका होती है? देखिए, जब कोई क्राइसिस होती है यानी कि कंपनी संकट में है, हम्म, तो वहां पे वो अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू कंपनी को बाहर निकाल सकता है। जो उसको नॉलेज है, जो उसको एक्सपीरियंस है, उसको यूटिलाइज करके कंपनी को उस संकट से, क्राइसिस से निकाल सकता है ना। तो वो कंपनी को एडवाइस दे सकता है, प्रोमोटर के साथ मिलकर कुछ अच्छा डिसीजन ले सकता है, थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके बढ़िया सा डिसीजन ले सकता है। जो क्राइसिस है, जो चैलेंजेस आए हैं, कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ओके, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होने में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना इफेक्टिव होता है? बहुत इफेक्टिव होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को रोकने के लिए ही ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने की वजह से इन्वेस्टर्स का फेथ बढ़ जाता है कंपनी में, कि अगर वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठता है, कि अगर वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो इन्वेस्टर ये सोचता है ये कंपनी अच्छी है, यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो इथिकल है, ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है। तो एक तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी की इमेज को इन्हांस करता है। देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक वैल्यू ऐड करता है कंपनी में, है ना, अपनी एक इंडिपेंडेंट राय रखता है, एक वो वॉच डॉग भी है। तो इस वजह से लोग कंपनी को एक अच्छी नजरों से देखते हैं, इन्वेस्टर्स का भरोसा होता है कंपनी के ऊपर। जो एम्प्लॉइज होते हैं वो भी सोचते हैं ये कंपनी अच्छी है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं हो सकता है, कल को ऐसा नहीं हो सकता है कि कंपनी हमारी सैलरी ना दे, कंपनी हमें निकाल दे बिना सैलरी दिए। तो एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर, कस्टमर या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस होता है कंपनी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी की वैल्यू को इन्हांस करते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ नाम के लिए ही होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ये। कुछ लोग क्या समझते हैं ये एक साइड इनकम है या एक जॉब है बिना ज़्यादा मेहनत किए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के कॉर्पोरेट कल्चर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। जब भी कोई नॉन कंप्लाइंस होगा, कंपनी कोई फ्रॉड करेगी, कोई स्कैम होगा, तो एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी नोटिस इशू कर रही है। और इसके अलावा अगर कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंजेस से भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी नोटिस इशू करते हैं। तो इसको लोग यूं ही ना लें, लाइटली ना लें, मजाक में ना लें, ये बहुत सीरियस एक जॉब है। टेक्निकली इट्स नॉट जॉब, लेकिन जब आप किसी कंपनी के बोर्ड पे हैं, वहां पे कमेटीज में आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी आईपीओ लाना चाह रही थी। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनीज पब्लिक से पैसा लेना चाहती हैं तो आईपीओ लाती हैं और अपने शेयर्स को लिस्ट करती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। तो कंपनी आईपीओ ला रही थी, वहां पर रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया और वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी ने आईपीओ को ड्रॉप कर दिया। अपना जो आइडिया था आईपीओ को लाने का, उसको ड्रॉप कर दिया। उस दौरान जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड पे थे उस कंपनी के, उस कंपनी ने लोन लिया और वो एनपीए हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए, यानी कि लोन को रीपे नहीं कर पाए। और बाद में जब एक्शन लिया गया, नोटिस वगैरह इशू हुए, तो उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी नोटिस भेजा गया। हालांकि सच्चाई ये थी कि वो लोन पहले लिया गया था और जो है कंपनी एनपीए हुई उनके रेजिग्नेशन के बाद हुई, है ना, लेकिन नोटिस तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी आया। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ये प्रूफ करना पड़ा कि दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, कि उनकी कंसेंट से या उनकी नॉलेज से ये लोन नहीं लिया गया था, ये कंपनी एनपीए ऐसे नहीं हुई, उन्हें नहीं पता इसके बारे में। और वो ठीक थे, क्योंकि दे आर पार्ट टाइमर्स, वो अपना पूरा समय कंपनी को नहीं देते हैं, है ना, वो अपना थोड़ा सा समय देते हैं। तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि उनको कंपनी के 100% डिसीजन के बारे में पता होगा, बिल्कुल गलत है।
तो ऐसा होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। अगर आपको पावर्स मिल रही वहां पे तो आपकी ड्यूटीज ही बहुत हैं। तो बिल्कुल। लोग इसको लाइटली ना लें। जिस भी कंपनी में आप अपॉइंट हो रहे हैं, पहले उस कंपनी के बारे में जान लीजिए कि प्रोमोटर्स कैसे हैं, इनका बैकग्राउंड कैसा है, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, कभी कोई नोटिस तो नहीं आया है, कुछ नॉन कंप्लाइंस तो नहीं चल रहा है। जब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाएं, आपको लगे हाँ कि नहीं प्रोमोटर्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, एक कंपनी की वैल्यू है, रेपुटेशन है मार्केट में, उसके बाद ही आप उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हों। अब जैसे अब बात ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हो रही है सर, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, है ना। वो जानते तो हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कुछ होता है और वो इस रोल को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे बनाया जाए। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं आपको। एज पर कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट, देयर इज नो एज सच रिक्वायरमेंट टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए कोई एज सच क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एज सच कुछ नहीं है। आपको जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, IICA, वहां पे उनके डेटा बैंक में रजिस्टर कराना पड़ेगा। अच्छा। ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो आपको ये एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, MCQ बेस आपको ये टेस्ट पास करना होता है। जब आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप उनके डेटा बैंक में रजिस्टर हो जाते हैं, IICA के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। MCA ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने IICA को ये जिम्मेदारी दी है कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डेटा बैंक तैयार कीजिए और वहाँ पे एक ये टेस्ट लीजिए। तो आपको वो टेस्ट देना है, उनके डेटा बैंक में अपने आप को रजिस्टर कराना है, और फिर आपको आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे आपको बताना है, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको बताना है कि आपने रजिस्टर करा लिया है IICA के डेटा बैंक में और नाउ यू आर एलिजिबल फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ऐसे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। आपको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, जो आपको नॉलेज है, फिर आप उसी इंडस्ट्री की कंपनी में अपने आप को आगे रखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कराने के लिए, क्योंकि अब वहां पे अच्छा सा, क्योंकि अब वहां पे जस्टिफाई कर पाएंगे अपने रोल को। क्योंकि आप वो नॉलेज लेके जा रहे हैं वहां पे, तो उस नॉलेज को यूटिलाइज करके आप अपने रोल के साथ, अपनी पोस्ट के साथ एक जस्टिस कर पाएंगे। ओके। क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर हो चुका है, क्या वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए फॉर्म फिल कर सकता है या रजिस्टर कर सकता है? हाँ, इसको आप ऐसे पूछ लो, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय या ऑफिसर जो रिटायर हो गया वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? ठीक है। क्या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर हो चुका है, क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? बिल्कुल, बहुत ऐसा हो रहा है। बहुत सी कंपनीज में ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जो रिटायर हो गए हैं, या जो रिटायर भी नहीं हुए हैं, है ना, लेकिन उनके पास एक अच्छी नॉलेज है और वो अपना थोड़ा सा टाइम डिवोट करना चाहते हैं, कंपनीज को हेल्प करना चाहते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप उस नॉलेज को कॉर्पोरेट के साथ शेयर कर सकते हैं। आप जाइए वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनिए, उस कंपनी को हेल्प कीजिए ग्रो करने में। ओके। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए IICA डेटा बैंक क्या है सर? थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, MCA ने जिम्मेदारी दी है कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का टेस्ट लेंगे और उनका डेटा बैंक मेंटेन करेंगे। तो जिस भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी वो वहां से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा ले लेगा, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगा अपने यहाँ। तो IICA की ये जिम्मेदारी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डेटा बैंक मेंटेन करें। ओके। जैसे आपने बताया कि उनका एक छोटा सा टेस्ट होता है, तो उस दौरान किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, किस फील्ड से रिलेटेड होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, जो ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है जो IICA लेता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। वहां पे आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं। करीब ये 1.5 घंटे का पेपर है या टेस्ट है, ये आपको पास करना होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनसे रिलेटेड हैं, सेबी LODR से रिलेटेड हैं, या और भी ऐसे ही कॉर्पोरेट कल्चर या कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे आपको तैयार किया जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में जानने के लिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है, उसका रोल क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, उससे क्या एक्सपेक्ट करती है कंपनी, गवर्नमेंट उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकती है, कैसे वो अपने रोल को बढ़िया से परफॉर्म कर सकता है। तो जब तक उसको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन नहीं पता होंगे, वो अपने रोल के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैंडेटरी है ये
टेस्ट पास करना। और अपने दर्शकों के लिए मैं एक बात और बता दूं, अगर आपने ये टेस्ट पास नहीं किया है, आप IICA के डेटा बैंक में रजिस्टर नहीं है, इसके बावजूद भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। आपको कैसे? क्या करना है, आपको IICA के डेटा बैंक में अपने आप को रजिस्टर कराना है ना। फिर रजिस्टर कराने के 2 साल के अंदर आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। ये जो टेस्ट मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये टेस्ट पास करना पड़ेगा आपको 2 साल के अंदर। अगर आपने टेस्ट पास कर लिया बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पाए तो आपको 1 साल और मिलेगा। उसके लिए आपको 1000 रुपये प्लस GST पेमेंट करना पड़ेगा। ओके। तो एक तरीके से आपको 3 साल का टाइम मिल गया। लेकिन अगर आप 3 साल में भी आप एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, फिर आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इतनी सहूलियत दी है आपको। एक तो ये कि आप बिना टेस्ट पास किए कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, डेटा बैंक में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, और 2+1 ईयर्स 3 ईयर्स में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा आपको IICA के डेटा बैंक में। ओके। अगर जो लोग फ्रेशर हैं, यंग हैं, क्या वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? नहीं, देखिए वो फ्रेशर हैं, उनको कुछ नहीं पता इसके बारे में, वो क्या वैल्यू ऐड करेंगे। तो गवर्नमेंट ने उनको एक तरीके से अलाउ नहीं किया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। ओके। अब मान लेते हैं जैसे हमें कहीं रजिस्टर करना है, तो क्या प्रोफाइल होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की? देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसे कम से कम उसका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उस नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए उसको अपना एक प्रोफाइल बनाना चाहिए, है ना। उसके बाद जब वो IICA के डेटा बैंक में अपने वो रजिस्टर कर लेगा, टेस्ट पास कर लेगा, फिर वो एलिजिबल हो जाएगा किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। बोर्ड में एंट्री करने के लिए नेटवर्किंग कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग के बिना आप IICA के डेटा बैंक में रजिस्टर क्यों ना हो जाएं, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। बहुत मुश्किल है। जब तक आपको लोग जानेंगे ही नहीं कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आप कैसे बनेंगे। यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूँगा गवर्नमेंट को। देखिए अभी क्या होता है, कोई भी इंसान जब IICA के डेटा बैंक में रजिस्टर हो जाता है तो वो क्या सोचता है कि कंपनी आएगी, वहां से उसका नाम पिक करेगी और उसको कॉल करेगी और इंटरव्यू लेगी और उसको ऑफर लेटर दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। अगर आपके लिंक नहीं है, अगर आपके नेटवर्क नहीं है, अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं है, लिंक नहीं है, लोग आपको जानते नहीं है, आप लोगों को पिच नहीं कर रहे हो अपने आप को, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना। तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को एक सजेशन देना चाहूँगा कि जिस भी कंपनी को रिक्वायरमेंट हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, वो जाए IICA के पास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जाए जी। वहां पे बोले हमारी इंडस्ट्री ये है, कंपनी इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, ये हमारा बिजनेस मॉडल है, मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। और वहां पे IICA उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी कंपनी है, कैसा कल्चर है, 2-3 नाम सजेस्ट करे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के, और कंपनी अपने हिसाब से उनमें से जो भी जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए वहां पे शॉर्टलिस्ट कर ले, उनका इंटरव्यू ले और उनको अपॉइंट कर ले। तो टेक्निकली ये होना चाहिए। तो गवर्नमेंट से मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। ओके। ये कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं? देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये सोचते हैं कि दे आर द बॉस। डायरेक्टर बहुत बड़ी पोस्ट है, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। वो ये सोचते हैं कि वो बॉस बन गए हैं और सिर्फ वो बोर्ड मीटिंग में, कमेटी मीटिंग में ये समझते हैं मुझे बस बैठना है। जबकि ऐसा नहीं है, उनका बहुत बड़ा रोल है, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले उनके पास एजेंडा आता है, नोटिस के साथ एजेंडा होता है ना, और नोट्स टू एजेंडा होते हैं कि जो बिजनेस डिस्कस होने वाले हैं, जो बिजनेस मैटर्स डिस्कस होने वाले हैं, या जो रेजोल्यूशन पास होने वाली हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये रिक्वायरमेंट क्यों है, कंपनीज एक्ट इसके बारे में क्या कहता है, सेबी LODR इसके बारे में क्या कहता है। तो वो सारा उनको समझना चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए, होमवर्क करके जाना चाहिए। जब आप होमवर्क करके मीटिंग में जाएंगे तब आप बहुत अच्छे से जस्टिस कर पाएंगे अपनी पोस्ट के साथ। तो जो रेजोल्यूशन वहां पे पास होगी, जो डिस्कशन होगा, उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी मेहनत करनी है। मीटिंग में जाने से पहले आप ऐसे ही मत चले जाइए, थोड़ी सी तैयारी कीजिए, उसके बाद वहां पे बढ़िया से परफॉर्म कीजिए। ओके। जैसे हमने स्टार्टिंग में सैलरी को लेकर डिस्कस कर लिया था, फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एवरेज अर्निंग क्या होती है? यह डिपेंड करता है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस में है, लिस्टेड कंपनी में है या पब्लिक कंपनी में है। देखिए अगर लिस्टेड कंपनी में है
तो स्काई इज द लिमिट वाली बात है। और वो भी अगर आप टॉप कंपनीज में हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करूं, अगर मैं 100 या 250 कंपनीज जो टॉप पे हैं, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा सैलरी है। वहां पे तो 70-80 लाख 1 करोड़ तक की सैलरी है लिस्टेड कंपनीज में। लेकिन वहां पर रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे रिलायंस की अगर बात करें, विप्रो की बात करें, बजाज की बात करें, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उसकी बहुत सैलरी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक कंपनीज की, तो वहां पे कंपेयर टू लिस्टेड कंपनी सैलरी कम है। लेकिन वहां पे फिर भी आप जो है मेरी समझ से 20 से 30 लाख रुपए साल का कमा सकते हैं आराम से। है ना। और अगर आप अच्छा सा परफॉर्म करते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, है ना, और अपना रोल बढ़िया से निभाते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, कंपनीज आपको खुद पिक करेंगी। वो देखेंगे ये बंदा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो फिर धीरे धीरे आप खुद ग्रो करते चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, उसका स्टेटस क्या है, कितनी पुरानी है, उसका टर्नओवर क्या है, आप वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अर्निंग। तो जैसे अभी हमने सैलरी को लेकर डिस्कस किया, तो क्या एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मंथली सैलरी मिलती है, या फिर एक पर बोर्ड मीटिंग या फिर कमेटी में आपको बुलाया गया उस दौरान एक छोटी सी फीस दी जाती है? देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिलती है। सिटिंग फीस इन द सेंस, जैसे आपने बोर्ड मीटिंग अटेंड की, तो कंपनी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब कंपनी एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक दिया जा सकता है बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए। है ना। और अगर आप कमेटी मीटिंग अटेंड करते हैं तो वहां भी अलग फीस होगी। तो एक तो आपकी सिटिंग फीस होगी, इसके अलावा आपको टीए मिलेगा। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, है ना, तो आपको फ्लाइट की टिकट, होटल का खर्चा और बाकी जो खर्चे हैं वो सब आपको रिइंबर्समेंट होगा। इसके अलावा कंपनी आपको प्रॉफिट बेस्ड कमीशन दे सकती है। जैसा कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि आपका टर्नओवर कि अगर आपका, जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि अगर आपका प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए है, तो आप उसको एक पर्टिकुलर परसेंटेज कमीशन दे सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। तो आप ऐसे दे सकते हैं। इस तरीके से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्यूनरेट कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कैसे मिलते हैं या नहीं मिलते? नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्टॉक ऑप्शन या ईसॉप नहीं दी जा सकती है, ये प्रोहिबिटेड है। सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ही नहीं, प्रोमोटर्स को भी नहीं दी जा सकती, और ऐसा कोई शेयर होल्डर्स जिसके पास 10% या इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, उसको भी ईसॉप नहीं दिए जा सकते हैं। अब बात आती है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितनी कंपनीज में एक साल में काम कर सकता है? देखिए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से वो 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन लिस्टेड कंपनी अगर है तो मैक्सिमम 7 हो सकती हैं। अगर पब्लिक कंपनीज की बात करें तो 10 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है वो। किन लोगों के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोल सबसे ज्यादा सूटेबल हो सकता है? हाँ, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, खासकर जो रिटायर हो गए हैं, उनको बहुत नॉलेज है ना। और अगर आप सीनियर पोजीशन पे थे तो आपने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपने रोल को निभाया होगा, आपको बहुत नॉलेज होगी, बहुत एक्सपीरियंस होगा। इसके अलावा वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करते थे, है ना, वहाँ पे वो रिटायर हो गए या उन्होंने वीआरएस ले लिया है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो वहाँ पे आप जिस कंपनी में, तो ऐसे लोग जहाँ पे जॉब करते थे, जो उनको नॉलेज है, उस इंडस्ट्री की कंपनी में जा सकते हैं, वहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं और वहाँ पे वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यानी कि जो उनका एक्सपीरियंस था, जो नॉलेज थी, उस कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो पुनीत सर, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैं भी इतना नहीं डीप डेप्थ में जानती थी कि इस तरीके के भी डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब आप हमारी जो गवर्नमेंट है उसे कोई सजेशन देना चाहते हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूँगा गवर्नमेंट को, वो ये कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डरते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके लिए IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ही जिम्मेदारी दे दी जाए कि जब भी कोई रॉन्ग डूइंग हो, कुछ गलत हो, कुछ फ्रॉड हो, कुछ स्कैम हो, तो IICA के पास ही अथॉरिटी हो, कोर्ट की अथॉरिटी, है ना, कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बुलाए, उससे पूछे कि भाई ये एक्ट हुआ है, ये फ्रॉड हुआ है, आपके ऊपर ये इल्जाम है, ये ब्लेम है ना, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या आपको इसकी नॉलेज थी, क्या आपकी कंसेंट से हुआ ये, जिससे कि उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़े, लोग आगे आएं और वो डरे नहीं, अच्छे से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर पाएं।
है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक बात और है, वो ये कि एक तो ये कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर कम समय के लिए कंपनी में रहेंगे तो वो कंपनी के बिजनेस को समझ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। उनको कंपनीज का बिजनेस मॉडल समझने में बहुत टाइम लगता है, उनको इंडस्ट्री समझने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर वो कम समय के लिए आते हैं तो उनको इंडस्ट्री समझने में, बिजनेस मॉडल समझने में बहुत टाइम लग जाता है ना। और अगर वो बहुत ज़्यादा समय के लिए रहते हैं तो ये कहा जाता है कि वो प्रोमोटर से अटैच हो जाते हैं। उनसे जब डेली बातचीत होती है तो वो प्रोमोटर से कहीं ना कहीं नज़दीक हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत सी बात है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी दिख रही है कि अगर वो कम समय के लिए रहते हैं तो वहाँ पे उनको नॉलेज नहीं होती है, वो अपना जस्टिस नहीं कर पाते अपनी पोस्ट के साथ। और ज़्यादा समय के लिए रहते हैं तो वो प्रोमोटर्स के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। तो एक तरीके से 5 और 5-10 साल का जो टाइम दिया गया है वो रीजनेबल रहा है वैसे, है ना। लेकिन फिर भी इसके ऊपर लोग क्वेश्चंस उठाते हैं कि 10 साल कहीं ना कहीं देखा जाए एक लंबा टाइम है ना। तो वो प्रोमोटर्स के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। हालांकि इसके अपोजिट लोग ये कहते हैं कि अगर इसको आप कम कर दोगे तो फिर उनको इंडस्ट्री को समझने में, बिजनेस मॉडल समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट और होनी चाहिए। इसको कैसे करना चाहिए, ये 2 टर्म 5-5 साल के ठीक हैं या इसको बढ़ाया जा सकता है या इसको कम करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या बात है। थैंक यू सो मच पुनीत सर, काफ़ी अच्छा लगा अभी, और काफ़ी अच्छे से आपने, होता है ना, एक नॉर्मल भाषा में एक लोगों को बहुत आसानी से समझा दिया कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों ज़रूरी है एक कंपनी के लिए, और साथ में उनके ऊपर क्या-क्या लायबिलिटीज़ होती हैं, क्या-क्या मतलब उनके बेनिफिट्स हैं और क्या उनको बेनिफिट्स नहीं होते हैं। बहुत अच्छे से समझाया, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। अब ये पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस ने देखा है तो जितना ज़्यादा हो जाए प्लीज़ ये पॉडकास्ट आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब आपके भी मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं, क्या हम भी इसके लिए एलिजिबल। फॉर्म भर सकते हैं, या फिर हम क्या-क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करें? तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर-भर के कमेंट करिए और पुनीत सर उसका आपको आंसर देंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट के लिए अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं। और प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सबसे अच्छी बात सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।